अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज का वीलॉग है सवालात के हवाले से। बहुत सारे सवालात आपके आते रहते हैं। कोशिश हम करते हैं कि हर हफ्ते ना सही तो एक दो हफ्ते छोड़ के दरमियान में आपके सवालात के जवाब देते जाएं। अब सवालात बहुत इकट्ठे हो गए थे तो हमने डिसाइड किया जी कि एक वीलॉग सिर्फ सवालात के हवाले से किया जाए जो आपने पूछे। तो सबसे पहले मैं सवाल करने जा रहा हूँ। इनफैक्ट ये एक नहीं, ये 3 सवाल है। उसकी वजह ये है कि ये एक ही टॉपिक से मुतल्लिक है, तकरीबन मिलते जुलते हैं। तो चौधरी साहब से जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे टॉपिक के बारे में। ये पहला सवाल किया जी राना असलम साहब ने। वो कहते हैं जी, मुल्क का बेड़ा गर्क करके माफ़ी हल नहीं, सज़ा इलाज है। एक वो ये कह रहे हैं। एक सलाहुद्दीन साहब कहते हैं, रियासत पर हमलावर होने वाले कभी बाज नहीं आने वाले। इस तरह के बंदों को छोड़ के रियासत बहुत बड़ी गलती कर रही है। और एक है जी 9/11 अमेरिका ने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी जब 9/11 हुआ था। तो वो कहते हैं 9 मई पे जब GHQ पे हमला हुआ है तो उन पे हाथ इतना हल्का क्यों रखा जा रहा है। ये तकरीबन तीनों सवाल क्योंकि PTI के बारे में बन रहे हैं, तो डिटेल से स्टोरी चौधरी साहब से जानते हैं कि इन तीनों के बारे में वो क्या कहते हैं। अब जो 9 मई है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका जिक्र कभी हुआ नहीं है। मैं चाहता हूं कि उसका आहिस्ता आहिस्ता जिक्र किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि 9 मई में हुआ क्या था। अब हम सिर्फ ना लाहौर का देख लेते हैं कि लाहौर में कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला हुआ, फिर एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर था वहाँ पे, उसके ऊपर भी हमला हुआ। अच्छा। अब जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर का हमला है ना, वो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं निकली। और कुछ फुटेजेस शुरू में आई थी, लेकिन उसके बाद उस फुटेजेस को भी गायब कर दिया स्टेट ने। और स्टेट ने क्यों गायब किया वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक है। अब ये सारे जो हमले थे, ये बाकायदा अंदर से लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया था, जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम ज़्यादा है, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब उस वक्त तक रिटायर हो चुके थे, लेकिन रिटायरमेंट के बावजूद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि कौन कौन से सेंसिटिव पोर्शन है अफवाज पाकिस्तान के, अगर उसके ऊपर अटैक हो तो उससे फिर जो फ़ौज है वो तिलमिला उठती है। तो बेसिकली तो इस ग्रज निकाल रहे थे कि मुझे चीफ नहीं बनाया गया और एक ऐसे शख्स को चीफ बना दिया गया, जनरल को चीफ बना दिया गया जिसको हम चीफ नहीं देखना चाहते थे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखना नहीं चाहती थी और जनरल फैज़ हमीद साहब तो बिल्कुल टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं थे। अब फ़ौज की रवायात हैं कि जब कोई चीफ बनने की कोशिश करता है, सारी कोशिश करते हैं, ज़ाहिर है ये तो पीक होती है ना एक आदमी की 35 साल जॉब करने के बाद, और कोई एक लॉन्ग कोर्स होता है जिसमें से कोई एक शख्स, बल्कि कोई 8-10 लॉन्ग कोर्सेज़ के बाद कोई एक शख्स इस टाइप का होता है जो चीफ बनने तक पहुंचता है। तो सबके दरमियान कोशिश होती है, उससे पहले सारे लोग कोशिश करते हैं और उसके लिए ज़रूरी होता है कि प्राइम मिनिस्टर को राज़ी किया जाए, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है कि वो जितने सीनियर मोस्ट है उनमें से कितने लोगों में से किसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने भी कोशिश की, इसके अलावा जनरल आमिर साहब ने कोशिश की, फिर जनरल साहिर शमशाद साहब हैं, वो इनके बारे में कोई किसी जगह रिपोर्ट नहीं हुआ कि उन्होंने खुद कोशिश की है, लेकिन उस ज़माने में जनरल बाजवा साहब चाहते थे कि साहिर शमशाद साहब जो हैं वो चीफ बन जाए। ठीक है। और उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्विंस भी किया था और साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी गवर्नमेंट हो गई थी उस वक्त है, और बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब तक ये पैगाम पहुंचाया था कि अगर आप साहिर शमशाद को बना देंगे तो ये जो एक क्राइसिस चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये बैलेंस कर देंगे चीज़ों को, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये चाहती है कि अगर जनरल फैज़ हमीद नहीं तो इनको बना दिया जाए। ठीक है। तो इससे ये मामला जो होता है ना सेटल हो जाएगा आपका। और अगर जनरल आसिम मुनीर को बना दिया जाता है तो फिर ये जो जंग है ना ये ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये आगे बढ़ेगी। तो वो इसलिए जनरल बाजवा साहब उस वक्त ये कोशिश कर रहे थे। जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर तो मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल राज़ी नहीं थे और कतन किसी कीमत पे मियां नवाज शरीफ साहब राजीव को जनरल फैज़ हमीद ने बड़ी कोशिश की थी और ऐसे ऐसे लोगों के ज़रिए कोशिश की थी कि आज हैरत होती है कि उन लोगों को भी इन्होंने दरमियान में डाल दिया कि नवाज शरीफ साहब को अप्रोच की मियां नवाज शरीफ साहब। इवन ये जो चौधरी मनीर साहब है ना, जो समधी हैं मरीम नवाज साहबा के, ये भी मैसेज लेके गए थे मियां नवाज शरीफ साहब के पास लंदन। अच्छा। और इन्हें कहा था जी कि जनरल फैज़ हमीद साहब अपनी सारी गलतियों पर माजरत करने के लिए तैयार हैं और आपको यकीन दिलवा रहे हैं आपकी गवर्नमेंट चलती रहेगी और आप वापस आएंगे और आप पाकिस्तान में सियासत करेंगे, तो आप मौका दें इनको। तो ये भी उनसे कहलवाया गया था, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे। मियां नवाज शरीफ साहब वाहिद आदमी थे जिन्होंने बड़ा रजिस्ट किया कि जनाब हर सूरत जनरल आसिम मुनीर को बनना चाहिए कि सीनियर मोस्ट है। तो ये उसकी बैकग्राउंड है। तो बहरहाल जनरल फैज़ हमीद साहब जो थे वो और उनके कुछ साथी इस सारे खेल के अंदर, 9 मई के सारे खेल के अंदर इन्वॉल्व थे। इन्होंने बाकायदा सेंसिटिव जो पोर्शंस थे अफवाज पाकिस्तान के, उसके बारे में बाकायदा इन्होंने बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जिनके अंदर ये चीज़ें शामिल थी कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो कहाँ कहाँ पे अटैक होना है, प्लान अटैक।
अब ये जो कोर कमांडर हाउस का था, वो तो सारा एपिसोड सबके सामने है कि कोर कमांडर साहब वहीं पे थे और उसके बाद हजूम बाहर पहुंच गया, फिर इन्होंने अपने लोगों को कहा नहीं कि इनको रोकें, दरवाज़ा खोल दिया गया, वो अंदर आ गए, फिर इन्होंने उनके साथ डायलॉग भी किया, फिर तो बाहर से फ़ौज के लोग तोड़ के आए, उन्होंने कहा जी अपनी फैमिली को निकालें अंदर से क्योंकि ये कुछ करना चाहते हैं। फिर उनकी फैमिली निकली और फिर वो डायलॉग करते रहे और उसके बाद बहुत सारे लोग जो थे उनको रिटायर कर दिया गया था कि एक तो कोर कमांडर के हाउस तक कैसे वो लोग पहुँच गए और जब कैंट है उसके अंदर आ गए, फिर कोर कमांडर हाउस तक पहुँच के रोका क्यों नहीं गया। सलमान गनी साहब जो थे, बहुत सारे लोग थे, चले सलमान गनी साहब, जनरल सलमान गनी साहब, तो उसके ऊपर खासी वैसे उस वक्त भी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, कोर कमांडर को फारग भी कर दिया गया उस ज़माने में। इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे लोग और बड़े बड़े कैरियर ऑफिसर जो थे उनको ऐसी जगहों पर ट्रांसफ़र कर दिया गया जहां उनका कैरियर ही ख़त्म हो गया बेचारों का, जबकि बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग थे, लेकिन क्योंकि ऊपर से ऑर्डर नहीं गया था कि जनाब हमने इनको रोकना है या क्या करना है, तो वो इस वजह से ये सारा एपिसोड हो गया। अब इसके बाद जो अगला जो एपिसोड है ना, वो है जो ब्रिगेड हेड क्वार्टर है। अब ये एक ब्रिगेड है और ये लाहौर और जो इंडिया है उसके बॉर्डर के ऊपर ऑपरेट करता है और बड़ा पुराना ब्रिगेड है और बड़ी इज़्ज़त वाली वहाँ पे नौकरी होती है, जहाँ जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको बड़ा इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है अफवाज पाकिस्तान में। उनके लिए ऑनर होता है, उनके लिए ऑनर होता है। जनरल बाजवा साहब जो थे वो उस ब्रिगेड को कमांड कर चुके हैं और ये पाकिस्तान फ़ौज के अंदर एक पुराना रिचुअल है, एक पुरानी रवायत है कि जब किसी ब्रिगेड का कोई शख्स कोई जनरल चीफ बनता है तो फिर वहाँ पे उसकी कुर्सी रखी जाती है बाकायदा। वो प्राइड लेता है ब्रिगेड के, देखे जी हमारा जो सोल्जर था या हमारा जो लीडर था या हमारा जो कमांडर था, हमारा जो जनरल है वो आर्मी चीफ बना। ठीक है, तो वो जो ब्रिगेड हेड क्वार्टर है उसके अंदर जनरल बाजवा साहब की कुर्सी भी रखी गई। अब एक सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के लोगों को पता थी, यानी आम आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को नहीं पता। मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो आपको भी ये नहीं पता होगा। मेरे लिए नई इंफॉर्मेशन नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, ये सिर्फ जो फौज के लोग हैं सिर्फ उनको पता है। ठीक है, तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हजूम था वो चला गया था सीधा कोर कमांडर हाउस पे। चले कोर कमांडर हाउस के बारे में सबको पता है कि क्योंकि वहाँ पे माल ऑफ लाहौर है, उसके करीब है, चले ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि ये कोर कमांडर हाउस है और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदाज़ा हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो ब्रिगेड हेड क्वार्टर है ना, इसका नहीं पता हो सकता किसी को भी। और ये थोड़ा सा अंदर करके है, मतलब आप जब कंटोनमेंट में कैंट में दाखिल होते हैं तो राइट साइड पे ये है, लेफ्ट साइड पे आपको जाना पड़ता है वहाँ से, और ये 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके। अच्छा, इसके दरमियान बहुत सारे दूसरी यूनिट्स हैं जिनके कोई सिग्नल्स का कोई यूनिट है, कोई किसी की यूनिट है, कोई किसी की यूनिट्स है। ऐसा नहीं है कि इलाका बिल्कुल वीरान है और एक साइड पे कोर कमांडर हाउस है, दूसरी साइड पर ब्रिगेड हेड क्वार्टर है। ठीक, ऐसा नहीं है। दरमियान में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं, उनके गेट्स हैं और उन गेट्स के पीछे सोल्जर्स हैं, सब कुछ हैं जो सारी सिक्योरिटी है। तो एक जो था लोगों का जो लश्कर है वो गया कोर कमांडर हाउस, दूसरा लश्कर जो था ना वो गया ब्रिगेड हेड क्वार्टर। अच्छा, और ब्रिगेड हेड क्वार्टर जाते हुए उसने दरमियान में किसी और बिल्डिंग को निशाना नहीं बनाया। ओके, किसी के ऊपर ना नाक किया, ना रुके, ना वहाँ पे कोई पत्थर मारा, ना वहाँ पे कोई डंडा मारा, सीधा उस ब्रिगेड हेड क्वार्टर में गया जहाँ जनरल बाजवा साहब पहले, मतलब वो टारगेट था। वो टारगेट था, सबको पता था कि हमने यहाँ जाना है। वो जो मुराद सईद साहब की ऑडियो जिसमें उन्होंने कहा कि हम सब ने आपको बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ आपने जाना है तो आपने वहाँ जाना है, तो ऐसा लगता है कि किसी ने बाकायदा बताया था कि आपने यहाँ से चल के वहाँ पहुँचना है। ठीक है, वहाँ पहुँच के फिर उसके ऊपर अटैक किया इन्होंने, और अटैक करके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें थी जिसको इन्होंने आग लगाई, जो उसको बड़ा डैमेज किया इन्होंने, और जनरल बाजवा की जो कुर्सी थी उसको इन्होंने तोड़ा वहाँ पे। अच्छा, उसके साथ साथ जो एक ऑपरेशन रूम होता है, ऑपरेशन रूम के अंदर बहुत सारे नक्शे होते हैं जो पुरानी फौजों के रिचुअल्स हैं कि अगर अटैक होगा तो हम इस तरफ से डिफेंड करेंगे, उसको इस तरफ से डिफेंस करेंगे। वो ऑपरेशन रूम था। ये ऑपरेशन रूम के अंदर गए और वो रोकते रह गए वो लोग कि भाई ये बड़ा सेंसिटिव जगह है, इस तरह नहीं हो सकता, आप इसके अंदर ना जाएं। दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए और इन्होंने ऑपरेशन रूम जो था उसकी चीज़ें भी बहुत सारी ले गए साथ, जिसमें से बहुत सारी रिकवर की इन्होंने, बहुत सारी गायब हो गई, बहुत सारी टूट गई, वो कहाँ चली गई कुछ पता नहीं, जो इंतहाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थे। यानी ये तक किसी ने बताया हुआ था कि जनाब ये वाली जगह है जहाँ पे आपने पहुँचना है और ये करना है, जो मेरा नहीं ख्याल के कोई टॉलरेट कर सकती है कोई फौज कभी भी। ठीक है, और ये जो प्रोटेस्ट था
जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर जो हुआ, जो यहाँ हमला आवर हुआ है, इसको अबाद फारूक जो हैं वो लीड कर रहे थे। अच्छा। अब अबाद फारूक साहब के बारे में बहुत सारी लोग कहते हैं कि बड़े मजलूम हैं, उनका बेटा रो रहा था और वो बेचारा फोत हो गया। बीइंग अ फादर हर आदमी को इस चीज़ का सोचना चाहिए और अफसोस होना चाहिए, अफसोस मुझे भी है। लेकिन जो अबाद फारूक ने किया था वो भी तो आप देखें ना, कि आपने अपनी स्टेट के ऊपर हमला कर दिया और स्टेट के सिंबल्स को आपने तोड़ दिया और उसको बर्बाद कर दिया, और जो ऑपरेशन रूम था उसके अंदर से नक्शे निकाल के ले गया। तो इस टाइप का जो है ना, तो ये चीज़ें जो है ना, ये साबित करती हैं कि ये जो है एवं नहीं है, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि उठे आप और आ गए और आप, बल्कि बाकायदा पूरी तैयारी के साथ आए। और अगर आपने हमला करना था तो दरमियान में बहुत सारी यूनिट थी, तो उनके सामने से गुजर के आप 2-2.5 किलोमीटर आगे चले जाके आपने सिर्फ एक ख़ास पोर्शन जो था, ये एक ख़ास बिल्डिंग थी या एक ख़ास ब्रिगेड था जिसके ऑफिस में जाके आपने हमला किया। तो आप ये साबित करना चाह रहे थे कि जनरल बाजवा जो है ना, उससे हम इंतकाम ले रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है शायद कभी आप बाहर आएँ या ना आएँ, और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी हमाकत की है, कोई शक नहीं है। इसको एक सियासी जमात के तौर पर रहना चाहिए था, और अगर ये सियासी जमात के तौर पर रहती तो आज ये दोबारा इसका रिवाइवल हो चुका होता, इस वक्त भी इक़्तिदार में होते। तो गलती इन्होंने की है, इसमें कोई शक नहीं। माफ़ी मांग के ये हो सकता है कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए इनको, लेकिन ये नहीं है कि इदारे कभी माफ़ करेंगे। लेकिन एक सियासी जमात है, उसका कायम रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत है तो फिर सियासी जमातों का कायम रहना भी ज़रूरी है। अगर आपने जमहूरियत चलानी है तो इन जमातों के साथ ही आपने चलानी है। साहब, ये सवाल का मकसद ये था कि क्या रियायत मिलनी चाहिए इन्हें, ये मुस्तहक हैं रियायत के? ये HR मरवत साहब का तो क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट हो गया। ठीक है, HR मेवत है, माजरत खान इनका जो नाम है, जो इनका हैंडल है, और बाकी दोनों ने भी जो सवाल किया था उसका मकसद यही बनता है कि क्या जो डील हो रही है, क्या ये होनी चाहिए, क्या ये रियायत के मुस्तहक हैं, इन्हें माफ़ करना चाहिए? देखिए, इतनी बड़ी सियासी जमात है और सियासी जमातें भी बड़ी मुश्किल से बनती हैं, जैसे इदारे बड़ी मुश्किल से बनते हैं, जैसे अदालतें बड़ी मुश्किल से बनती है, जैसे अफवाज बड़ी मुश्किल से बनती हैं, जैसे महकमा माल बड़ी मुश्किल से बनता है, जैसे बैंक बड़ी मुश्किल से बनते हैं, जैसे बिजनेस एम्पायर्स बड़ी मुश्किल से बनती हैं, सेम इसी तरह पोलिटिकल पार्टीज़ भी बड़ी मुश्किल से बनती हैं। तो अगर आप दूसरे इदारों के बारे में भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट होते हैं कि ठीक है, इनसे बदला ले लिया, इनको सज़ा दे दी, लेकिन इसको मारना नहीं है, ख़त्म नहीं करना, तो बिल्कुल इसी तरह मेरा ख्याल है सियासी जमात के मामले में भी रियायत करनी चाहिए। लेकिन सियासी जमात को पहले अपनी गलती का इदराक करना चाहिए, उसके ऊपर माज़रत ख्वाह होना चाहिए, और ये एक साथ प्लेज करना चाहिए, उनको एक वादा करना चाहिए कि आइंदा ये गलती नहीं होगी, और जो जो मुजरिम है उन सबको सजाएं होनी चाहिए। जो है सब नौयत भी तो है ना, किसी का मर्डर करने के बाद मतलब आप ये तो नहीं कह सकते मुझे माफ़ कर दो, जब तक वो कंसर्न लोग जो हैं, जो उसके लवाकिन हैं, वो माफ़ नहीं करते। तो मतलब नौयत इतनी बड़ी है जुर्म की, तो उसके बाद माफ़ी आप मतलब मैं वैसे दरमियान का रास्ता निकालना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी है, उसको मौका मिलना चाहिए, एक और मौका मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसे सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए, और फिर ये फैसला करना चाहिए उसे, और ये वादा करना चाहिए कि ये आखिरी गलती थी हमारी। ठीक है, ठीक है, चलें नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं जी। अगली स्टोरी है हमारी जी PIA के हवाले से। आबिद सत्तार साहब का क्वेश्चन है, खबर है कि PIA मुनाफा बख्श हो गई है, इसे लतीफ़ा समझें या वाकई? नहीं यार, ये वाकई देखो 23-24 साल के बाद एक खुशखबरी पाकिस्तान को मिली है, और इसके ऊपर हमें फ़ख्र करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसके ऊपर भी स्यापा शुरू कर दें, रोना पीटना शुरू कर दें। देखें, PIA एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी कि आज जब उसके बारे में सोचते हैं तो फिर शर्म से डूब मरते हैं कि जनाब हमने इसके साथ क्या किया। आपको पता है कि जो माल्टा है ना, माल्टा मुल्क है यूरोप का, उसके सिलेबस में PIA शामिल है। उनका जो 8th ग्रेड का सिलेबस है उसके अंदर PIA शामिल है। अच्छा। वो उसकी वजह ये थी कि माल्टा एयरलाइन जब बन रही थी तो PIA ने एक इंटरनेशनल बिड में वो विन किया था, वो कि जनाब हम आपको माल्टा एयरलाइन बना के देंगे। अच्छा। तो एक इंटरनेशनल बिड हुई थी जिसे विन किया था PIA ने, और उसके बाद उन्होंने माल्टा एयरलाइन बना के दी माल्टा को। तो उस वजह से उनके जो 8th ग्रेड का सिलेबस है उसके अंदर PIA का पूरा चैप्टर है कि उन्होंने किस तरह माल्टा एयरलाइन बनाई और क्या उन्होंने मदद की। सिंगापुर एयरलाइन, उसकी कंस्ट्रक्शन में, उसकी की तामीर में PIA का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो एमरेट्स है ना, एमरेट्स के अंदर EK इसका आपको पता है, जब आप टिकट खरीदते हैं तो EK आगे फ्लाइट नंबर लिखा होता है। ये E जो एमरेट्स है और K कराची है। अच्छा। तो एमरेट्स के अंदर जो उसकी कंस्ट्रक्शन है या उसकी तामीर है, उसके अंदर PIA का बहुत बड़ा हाथ है। PIA ने अपने जहाज़ भी शुरू में दिए थे, अपना अमला भी दिया था, और ये कराची और दुबई के दरमियान फ़्लाइट चलती थी। तो सिर्फ दो ये फ़्लाइटें होती थी, दुबई कराची, कराची दुबई। ठीक है। तो इस वजह से EK है।
तो इसका आज भी ई के जो के है कराची है, और ये कराची का शुक्रिया अदा किया जाता है एमिरेट्स की तरफ से कि आप लोग ना होते तो शायद हम ना बना सकते। सेम इसी तरह जो अमान एयरलाइन है उसके अंदर पाकिस्तान का पीआईए का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। फिर कतर एयरवेज के अंदर इस वक्त आज भी बहुत सारा स्टाफ पाकिस्तान का उसके अंदर है। ठीक है। तो बहुत सारी एयरलाइंस हैं जिसकी तामीर में पीआईए ने बड़ा किरदार अदा किया था। लेकिन फिर जिस तरह सारे इदारे जवाल पजीर हो गए, इस तरह पीआईए भी जवाल पजीर हो गए। बल्कि आपको ये जान के हैरत होगी कि पीआईए का रोज़ाना का खसारा जो है वो 16 करोड़ पे है। अच्छा। कि रोज़ 16 करोड़ रुपए पीआईए ज़ाया कर देती। और उसकी वजूहात कई हैं। एक वजह तो ये है कि आपने उसमें पॉलिटिकल भर्तियाँ की, एक गवर्नमेंट आ गई, उसने कुछ 40,000 बंदा अपना ठोक दिया, या 20,000 ठोक दिया, 10,000 ठोक दिया उसके अंदर। और दूसरा, जहाज़ जो हमारे पास कम है, अमला हमारे पास बहुत ज़्यादा है। आज भी पीआईए दुनिया में वाहिद एयरलाइन है कि जिसके जहाज़ और उसके साथ जो अमले का रेशियो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, सैकड़ों में बिल्कुल। तो वो इतने पैसेंजर्स नहीं होते जितना उसका स्टाफ आप इसमें मिले। स्टाफ अनप्रोफेशनल भी है। बहुत सारे इंसिडेंट हैं कि जैसे कि कनाडा के अंदर हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो गायब हो जाते हैं। कनाडा उतरते हैं गायब हो जाते हैं। यार कौन सी एयरलाइन करती है यार ये इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने अपनी जो एयर फोर्सेज हैं या आपके स्टीवार्ड्स हैं उनके साथ आपने चिप लगवानी है, क्या करना है, या उनको पिंजरे में बंद करके लेके जाना है, वो गायब हो जाते हैं। कभी कोई एयरलाइन किसी के बारे में सुना आपने? इवन इथोपिया एयरलाइन हो, वो तो बहुत ही आगे है वैसे। इथोपियन मैंने सुना है लेटर पीछे छोड़ जाते हैं खुदा हाफिज का, क्यों जा रहे हैं सारा नहीं जाते, वो खाना भी खा के जाते हैं प्रॉपर कि आखिरी खाना खा के सबको साथियों से गले मिल के और गायब हो जाते हैं। फिर कहीं मसलन एक स्कैंडल आया था, वो स्कैंडल था कि हमारी एक एयर होस्टेस थी जो 44 मोबाइल फ़ोन ले आई थी बाहर से, और वो पकड़े गए थे सारे। तो इस टाइप की जो हरकतें हैं को अजीबोगरीब सी कारनामे तो बहुत पीआईए के कारनामे। तो लेकिन ज़ाहिर एक बुरी खबर के बाद, एक बुरे दौर के बाद एक बड़ी अच्छी खबर आई। अच्छा, ये गवर्नमेंट जो है ना बड़ी प्राइड ले रही है कि जनाब देखें हमारे दौर में पीआईए मुनाफा बख्श होगी, 22 अरब रुपए की का मुनाफा कमाया, अब ये दोबारा रिवाइव कर रही है, अब हम इसको फ़रोख्त कर सकते हैं। लेकिन जिस आदमी का ये कमाल है उसका जिक्र नहीं करते। तो इस मेरा ख्याल है जो सीईओ थे इनके, या सीईओ हैं इनके, एयर मार्शल रिटायर आमिर हयात, ये इस बंदे का कमाल है कि ये आया है तो इसने पीआईए को दोबारा कदमों पे खड़ा किया है। मेरा ख्याल है कि इस आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए और इसे अवार्ड भी देना चाहिए, और गवर्नमेंट को बाकायदा इसके साथ खड़ा करके और बाकायदा कौम से या लोगों से तालियां बजवानी चाहिए। देख लें ख्वाजा आसिफ साहब प्राइड ले रहे हैं कि देखिए जी हमने पीटीआई ने बर्बाद कर दी थी, हमने उसे दोबारा कदमों पर खड़ा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब जो वो कह रहे हैं देखें इमरान खान ने बर्बाद कर दिया था और मैंने इसको ठीक कर दिया। लेकिन जिसका क्रेडिट है उसको नहीं दे रहे, उसको नहीं दे रहे। अपना क्रेडिट लेने को भाई जहाज उड़ाते रहे हो आप, या आपने क्या किया उसके लिए, आपने सिर्फ एक सीईओ लगाया ना जी, और उस बंदे का कमाल है ये। तो जिसका कमाल है उसका शुक्रिया तो अदा करें, उसे मुबारकबाद तो पेश करें, उसको गले तो लगाएं, लोगों से तालियां तो बजाएं। ये हमारा वैसे एहसान फरामोशी जो है ना हमारी कमाल है। वैसे वही वाली बात है कि जो कामयाबी है उसके बहुत सारे बाप होते हैं और नाकामी यतीम होती है। कामयाब हो गए तो सभी क्रेडिट लेने के लिए इतने बाप बन गए हैं नाकाम। इससे पहले इनसे पूछे ना कि आपकी 3 मरतबा तो 4 मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है, तो उस वक्त ही अगर आप मुनाफा बख्श कर लेते हैं उसको तो तकरीबन 22 साल बाद प्रॉफिट 22 साल बाद प्रॉफिट हुआ ना। तो आप देख लें कि अगर तो आपका कमाल था और आप बड़े ज़बरदस्त लोग हैं तो आप पहले कर लेते। तो पहले तो आपकी गवर्नमेंट थी, आप कुछ नहीं कर सके। तो इसका मतलब जिस आदमी का क्रेडिट है उसको देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और ये क्रेडिट जो ड्यू था ये हमने दिया है आज अपने व्लॉग में। आप चलते हैं जी आगे नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी बहुत इंपॉर्टेंट और सवाल है जी मोहम्मद अली साहब का। वो कहते हैं जी अलीमा खान साहिबा जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब के इतने करीब क्यों हैं? देखिए ये लाहौरी हैं, ये जहन में रखें कि लाहौर का ना एक ग्रुप होता है हमेशा ये, और ये बड़ी फैमिलीज़ हैं ना, अलीट फैमिलीज़ हैं, ये अशराफिया जिसको कहते हैं। तो सारा अशराफिया एक दूसरे से मिलता रहता है। ठीक है। तो जैसे कि उमर अताब बंदियाल साहब थे, उनका इमरान खान साहब की फैमिली के साथ बड़ा अच्छा गहरा ताल्लुक़ था। फिर जो साकिब निसार साहब थे उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, लाहौरी है ना जी। फिर अजमत शेख साहब जो मरहूम जस्टिस थे उनका बड़ा गहरा इनके साथ ताल्लुक़ था। तो लाहौर के अंदर जो अलीट है ये सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से वाकिफ़ हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं ये नामवर वकील हैं, बड़े वकील हैं, और ये करोड़ों में फ़ीस लेने वाले वकील हैं, छोटे वकील नहीं हैं, ये ज़हन में रखें। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं तो छोटे महसूस होते हैं, वैसे तो ये जनरली बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। और आप बड़ी अच्छी कंपनी, आप इनसे मिलें, मालूमात से भरा हुआ आदमी है,
और सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत सादा आदमी। बहुत सादा आदमी है सर। तो बहुत खूबियाँ हैं इनके अंदर। तो अब ये लाहौरी जो है ना, एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन है और इसी वजह से इनको टिकट भी अलीमा खान साहबा ने लेके दिया था और इनको सेक्रेटरी जनरल भी अलीमा खान साहबा ने बना के दिया। उसकी वजह फैमिली टर्म्स हैं इन सब के एक दूसरे के साथ और उन फैमिली टर्म्स का ये नतीजा है। तो अब पार्टी के अंदर जो सक्सेशन है उसकी दौड़ तो है। 2 ख़वातीन इस दौड़ में घुस गई हैं। बल्कि हमारा एक दोस्त है, वो भी लाहौरी है, वो कहता है कि लाहौर की ये ट्रेडिशन है कि जब बात औरतों तक चली जाए ना तो फिर किसी साइड पर लगती नहीं है। तो पार्टी के अंदर जो औरतों की लड़ाई है ना, उसमें बिल्कुल मैं औरतों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं औरत होने की वजह से ये बात नहीं कर रहा, ये ज़हन में रखो आप। लेकिन ये एक रवायत है पंजाब की। सब ये फेमिनिस्ट के साथ पंगा आपने ले लिया? नहीं कोई नहीं, ऐसी बात नहीं यार। मैं भाई जितनी ज़्यादा औरत की और पंजाब के अंदर है ना, किसी जगह पे नहीं है। पंजाब सबसे ज़्यादा औरतों की इज्जत करता है। आप बड़े हैरान होंगे, मसलन आपके घर में भी जो आपकी वालदा होंगी उनकी रेट होगी। बिल्कुल पूरा कोई हमारी दादियाँ जिंदा है ना, तो दादियों की रेट होती है वहाँ पे। तो किस सोसाइटी के अंदर है, मुझे ये बताएं ना ज़रा। और जो हमारी दादी थी ना, उनके 6 बेटे 5 बेटे थे, तो कोई उनके सामने दम नहीं मार सकता था। वो जो कहती थी फैसला वही होता था सारा। तो ये प्राइड कहाँ पे होता है, मुझे बताइए ज़रा। तो इससे ज़्यादा इज्जत क्या हो सकती है? तो बेटियों के साथ जो हमारा बिहेवियर है, पहुओं के साथ, अपनी बेगमात के साथ, वो कुछ लोग होते हैं, काली मछलियाँ भी होती हैं, गंदी मछलियाँ भी होती हैं, वो उनको लेकिन ओवरऑल पंजाब का कल्चर बड़ा ज़बरदस्त है इस मामले में। तो मैं ख़वातीन होने की वजह से नहीं कह रहा, लेकिन ये एक मुहावरा है कि जब लड़ाई औरतों तक चली जाए तो फिर उसको समेटा नहीं जा सकता। तो ये जो है बुशरा बीबी जो है वो सक्सेशन के अंदर है कि मेरी पार्टी है, मैंने डेवलप किया है, मैंने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, और अगर इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो ये सब कुछ मेरा होना चाहिए, मेरा साथ है। अलीमा खान साहबा जो है ना, अपने भाई के लिए स्ट्रगल भी कर रही हैं, अच्छी स्ट्रगल कर रही हैं, अच्छी बात है, बहनों को करना चाहिए, लेकिन साथ साथ वो पार्टी को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। बल्कि मैंने किसी एक व्लॉग में आपको बताया भी था कि जो रऊफ़ हसन साहब का जो मोबाइल फ़ोन निकला था, उसके अंदर इमरान खान साहब का एक मैसेज था कि अलीमा खान जो है ना अपने आप को फातिमा जनाब समझती। मतलब खान साहब अपने आप को कायद-ए-आज़म समझते? खान साहब पता नहीं समझते लेकिन ये समझते। तो ये उसके अंदर है। और कोई जो सलमान अकरम राजा साहब, वो लाहौरी होने की वजह से ज़्यादा करीब, पहले शफकत महमूद साहब भी थे, ये सारे लाहौरी ग्रुप होने की वजह से उसे सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और सब एक दूसरे को जानते हैं। जैसे मियां अज़हर साहब हैं, मियां अज़हर साहब मियां नवाज़ साहब के बड़े करीब रहे हैं, उनके गवर्नर भी रहे हैं। और ये जो मियां अज़हर साहब हैं ना, इनका ख़ानदानी ताल्लुक़ है। इनके वालिद जो फ़ज़लुद्दीन थे उनका नाम, जो चौधरी फ़ज़लुद्दीन साहब थे, उनसे पहली भट्टी ख़रीदी थी मियां शरीफ साहब ने। तो मियां शरीफ साहब उनके पास बाकायदा मुंशी भी रहे थे। तो वो जब भट्टी उन्होंने ख़रीदी ना, तो वो एहसान है आज तक शरीफ फैमिली के जहन में। तो ये बहुत अरसा उनको साथ चलाते रहे मियां अज़हर साहब को। अब ये भी लाहौरी हैं और इनके भी इमरान खान साहब के फैमिली के साथ बड़े गहरे ताल्लुक। और ये भी जहन में रखें कि जब शौकत खानम बना था तो ये सारे डोनर्स थे शौकत खानम के। तो वहाँ से एक कनेक्शन बना। आगे होता है कि सबसे बड़ा डोनर शौकत खानम का कौन है? नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ फैमिली। ये पूरा जो प्रोजेक्ट था ना, ये मेरा ख्याल 76 करोड़ का था या 72 करोड़ का था। उसमें 50 करोड़ रुपया जो था शरीफ फैमिली ने दिया। 50% से ज़्यादा? हाँ नहीं, 50% से बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट समझे कि 75%। बाकी पैसे इन्होंने दायमा से इकट्ठे किए थे। प्लॉट भी, और उस वक्त मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने दिया था प्लॉट। ठीक है। इसका दूसरी बात यह है कि इनकी जो ज़कात है वो हर साल जाती थी शौकत खानम को। और 1 करोड़ रुपया तो हर साल दिया जाता था और बाज़-औक़ात 5-6 करोड़ भी गया। लेकिन यहाँ पे एक कंपैरिजन बताता हूँ कि क्या याद करेंगे आप। कंपैरिजन ये है कि एक शरीफ मेडिकल सिटी है, ठीक है, एक शरीफ मेडिकल सिटी है और एक दूसरी साइड पे शौकत खानम है। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एक हॉस्पिटल भी है, फिर उसके अंदर एक मेडिकल कॉलेज भी है। अच्छा, वहाँ पे लोगों का फ्री इलाज होता वहाँ पे। लेकिन आज तक आपने चंदे की दरख्वास्त या अपील नहीं आपने कभी देखी होगी कि शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लिए आप अपनी ज़कात दें, अपना सदका दें सारा। और आप वहाँ पे जाके वॉल्यूम अगर चेक कर लेंगे, और दूसरा ये है कि अगर क्वालिटी चेक करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इस साइड पे शौकत खानम के लिए हर बार मैसेज दिया जाता, और कोई भी आप ऐप खोलते हैं तो उसके अंदर फौरी तौर पे एक मैसेज आ जाता है कि अपना सदका और खराज जो है ना उधर जमा करवाएं, चंदा जमा करवाएं हैं। और इस साइड पे, और ये शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये मियाँ शरीफ ने बनाया था, और ये उससे पहले का याद रखिएगा सारा। लेकिन आज तक इन्होंने ना अपील की है,
ना इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इसका कोई प्राइड लिया है कि ना ही इन्होंने कहा कि देखें जी हमने ये कमाल कर दी है। और लेकिन जब आप वहाँ पे जाके देखेंगे आप हैरान ही रह जाएँ उसका वॉल्यूम और उसके अंदर जो अखराजात हैं, और वो अखराजात जो सारे के सारे ये फैमिली चला रही है अपने पैसों से। ठीक है, ठीक। नाज़रीन, आपने आज का स्पेशल व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एक बात तो मुझे बहुत क्लियर कट समझ में आई कि पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में ही ख़वातीन की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है, चाहे वो वालदा माजदा हो या ज़ौजा माजदा, दोनों सूरतों में इज़्ज़त लाजिम है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।